हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 आपकी हिस्ट्री की बुक का जो चैप्टर है मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इसके ज़्यादा पार्ट्स बन रहे हैं और इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है ये चैप्टर, तो अच्छे से देख रहे हैं इसलिए हम। तो इससे पहले कि हम देख चुके हैं, अब ये पार्ट 3 है, इसमें हम देख रहे हैं द रॉलेट सत्याग्रह। तो रॉलेट सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह होता है सत्य का आग्रह, यानी कि गांधी जी के अकॉर्डिंग वो कहते थे कि अगर आप सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं ना, तो और आप गलत का सामना कर रहे हैं तो कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती, आप ज़रूर जीतेंगे। तो सत्याग्रह की उनकी टेक्निक्स थी, भाई नॉन वायलेंट मूवमेंट करेंगे, मतलब वो बिना हथियार उठाए सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो यही था सत्याग्रह। अब रॉलेट सत्याग्रह क्या था? तो 1919 में ना गांधी जी ने सत्याग्रह की कॉल करी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, जो कि अंग्रेज़ों ने पास किया था। अब अंग्रेज़ों ने जो रॉलेट एक्ट पास किया था ना, इसमें हमारे देश के इंडियंस के फंडामेंटल राइट्स को कर्ब किया गया था, यानी कि दबाया गया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीना गया था और पुलिस को ना बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी। मतलब इसमें बेसिकली क्या था कि आप अगर पुलिस को लगता है कि आपने कुछ सरकार के खिलाफ काम किया है तो आपको 2 साल के लिए उठाया जा सकता है आपके घर से, और कोई भी केस भी नहीं चलेगा और जेल में रखा जा सकता है। इस तरीके के प्रोविजंस रॉलेट एक्ट में थे। तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और भी जो भी लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के हकों को दबा रहे हो, उनके पास कोई आज़ादी ही नहीं है। और इस एक्ट को क्रिटिसाइज़ किया गया और कहा गया ये तो डेविलिश है और टायरानिकल है। डेविल का मतलब होता है ये तो शैतानी एक्ट है, इस तरीके का बोला गया। गांधी जी ने कहा इंडिया के लोगों को कि भाई हम लोग ऑब्जर्व करेंगे 6 अप्रैल 1919 को नॉन वायलेंट अपोजिशन टू दिस एक्ट, मतलब बिना हथियार उठाए, बिना कोई मारकाट किए हम इस एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और इसको हम डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर और हड़ताल करेंगे। ह्यूमिलिएशन मतलब आप अंग्रेज़ों ने बहुत गलत किया है, और प्रेयर करेंगे ईश्वर से, मतलब या फिर इसी तरीके से ना कि आत्मचिंतन तरीके के कुछ टेक्निक्स होती थी, तो वहाँ पर ये सब करेंगे और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। सत्याग्रह सभाएं बुलाई गई और मूवमेंट लॉन्च हो गया, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह टर्न आउट टू be the first all India struggle against the British government, although it was largely restricted to cities। तो मतलब रॉलेट सत्याग्रह काफ़ी फैला देश में, बट शहरों तक ही फैला, गांव तक अभी ये नहीं पहुंच पाया था। अप्रैल 1919 में काफ़ी सारे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, लोगों ने काफ़ी प्रदर्शन किए, हड़तालें हुई पूरे देश में गवर्नमेंट के खिलाफ। अब गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल मेजर्स लिए, काफ़ी बुरी तरीके से इस पूरे के पूरे हड़ताल को, इन चीज़ों को सप्रेस करने की कोशिश करी। जलियांवाला बाग में एट्रोसिटीज़ की गई, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आपने शायद बचपन से ही सुना होगा। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने क्या किया? अमृतसर में बैसाखी का दिन था, लोग बैसाखी मना रहे थे और उन पर अंधाधुंध निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी गई थी। मतलब मैसाकर था, निहत्थे लोगों पर, 1000-1500 लोगों पर ऐसे ही गोलियां चलवा दी। उनको कुछ निकलने का, कुछ एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया गया, उन पर गोली चला दी, सब मर गए थे वहाँ पर। तो ये देखिए, ये जो पिक्चर है वॉल कंपाउंड है कि जनरल डायर ने किस तरीके से मतलब गोलियां चलाई थी, तो ऐसे ये गोलियों के निशान हैं इन दीवारों पर। अब इतना बुरा मतलब हुआ था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने एशिया के जो फर्स्ट पर्सन थे जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था, उन्होंने अपना नाइटहुड का जो सम्मान, मतलब एक सम्मान देती थी अंग्रेजी सरकार कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, इस तरीके का उस सम्मान को रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस लौटा दिया, रिनाउंस कर दिया। रॉलेट सत्याग्रह के टाइम पर पार्टिसिपेंट्स जो थे, उन्होंने ट्राई किया कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो यूनाइटेड रहे, मतलब हिंदू और मुसलमान मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करें। महात्मा गांधी ने कॉल दी कि who always saw India as a land of all the people who lived in the country, हिंदू, मुस्लिम एंड those of other religions। उन्होंने कहा कि ये देश किसी एक धर्म का नहीं, सभी धर्मों का है और हम सभी धर्म के लोगों को साथ मिल करके हम सभी देशवासियों को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। अब आता है खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो रॉलेट सत्याग्रह हमने देख लिया, रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। अब आता है खिलाफत एजिटेशन, खिलाफत मूवमेंट या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं इसको। खिलाफत इशू क्या था? इस इशू में देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें जो टर्की था वो हार गया था, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा हार्श ट्रीटी ऐसा मान रहे थे कि जो टर्की के लीडर थे उन पर लगाई जाने वाली थी। टर्की के जो लीडर थे सुल्तान, उसको खलीफा कहा जाता था मुस्लिम वर्ल्ड में। लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था, जिनको वो अपना रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर मानते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान उनके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव कर रही थी अंग्रेज़ सरकार, तो इसके खिलाफ विद्रोह हो रहे थे दुनिया में और भारत में भी। और जलियांवाला मैसाकर भी हुआ था। तो इंडियन मुस्लिम्स जो थे वो ये चाहते थे कि भाई इंसाफ मिले। खलीफा जो था, जिनको उनको मतलब मुस्लिम के जो सेक्रेड प्लेसेस हैं उनको रिटेन करने दिया जाए। तो जो खिलाफत एजिटेशन था उसमें यही था कि जो खलीफा थे, मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर थे, उनको जो
इस्लाम सी की जो प्योर जगह है, सेक्रेड प्लेसेस हैं जिनकी उनके पूजा के स्थल हैं, उस पे खलीफा का ही कंट्रोल रहे, ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल रहे, है ना। तो लीडर्स जो थे खिलाफत एजिटेशन के वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। वो चाहते थे कि नाउ विश टू इनिशिएट अ फुल फ्लेज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये जो खिलाफत मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे, ये खिलाफत मूवमेंट पूरा इंडिया में चलाना चाहते थे। गांधी जी ने इनको सपोर्ट किया और अर्ज किया कि कांग्रेस कैंपेन करे जो पंजाब रॉन्ग हुए हैं, यानी कि जलियांवाला बाग में जो मैसाकर किया गया है खिलाफत के का जो चीज़ है ना, इसके खिलाफ भी हम लोग प्रदर्शन करें और डिमांड करें स्वराज की। भाई हमें खुद से राज करना है इस देश पर, अंग्रेज़ों की नहीं चलेगी। ये सारी डिमांड की जाएंगी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने मोमेंटम गेन करी, मतलब काफ़ी पॉपुलर ये हो गया था 1921-22 के टाइम पे। हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपने गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए। लॉयर्स काफ़ी सारे, जैसे मोतीलाल नेहरू, CR दास, C गोपालाचारी, उन्होंने असफ अली अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, यानी कि वो लॉयर थे, वकील की तरह जो सरकारी दफ्तरों में काम करते थे वो छोड़ दिया। काफ़ी सारे ब्रिटिश टाइटल्स जो अंग्रेजों ने टाइटल या सम्मान दिए हुए थे लोगों ने वो छोड़ दिया। लेजिस्लेचर्स को बॉयकॉट किया गया, यानी कि क्योंकि 1912 में हमारे देश के कुछ लोग चुन के गए थे ना वहाँ पे संसद वगैरह में, तो संसद मतलब एक लॉ मेकिंग बॉडी में, तो उन्होंने भी अपनी पद छोड़ दिए। लोगों ने बॉनफायर किए, बॉनफायर यानी कि जो फॉरेन से आए हुए कपड़े थे उनको जलाया गया। और इम्पोर्ट जो थे, यानी कि बाहर से आने वाले जो कपड़े थे ना, 1920 के कंपैरिजन में 1922 में बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। बट ये तो सिर्फ एक आइसबर्ग ही था, टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब एक बहुत ही छोटी चीज़ थी। लार्ज पार्ट जो थे कंट्री के वर ऑन द ब्रिंक ऑफ फॉर्मिडेबल रिवोल्ट, मतलब ये जो था ना ये सिटीज़ में था बाकी, और अभी फैलना थोड़ा बाकी था पूरे देश में। पीपल्स इनिशिएटिव, लोगों ने क्या किया? इन मैनी केसेस पीपल रेजिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली। ज़्यादातर केसेस में तो लोगों ने नॉन वायलेंटली ही रेजिस्ट किया, मतलब हथियार नहीं उठाए। बट काफ़ी सारे इलाकों में गांधी की कॉल तो उन्होंने मान ली थी, बट उनका जो प्रोटेस्ट करने का तरीका था, गांधी के आइडियाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचे थे। लोगों ने खुद को मूवमेंट से लिंक किया, कैसे? अपने लोकल ग्रीवियांसेस के थ्रू, मतलब उनको ग्रीवियांस का मतलब था जो उनको दिक्कतें थी, उन दिक्कतों से रिलेट करके, मतलब ये दिक्कत है उनको, सपोज करिए कि उनको टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा है कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन करना है, तो हम इस रेंट के खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो उनके अलग अलग रीजंस थे। खेड़ा गुजरात में, इन खेड़ा गुजरात पाटीदार पीजेंट्स ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन अगेंस्ट हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनसे पाटीदार पीजेंट से, किसानों से बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू लिया जाता था, वो उसके खिलाफ विद्रोह किया उन्होंने। कोस्टल आंध्र प्रदेश के समुद्री इलाकों में और इंटीरियर तमिलनाडु में लीकर शॉप्स को पिकेट किया गया। पिकेट का मतलब होता है जैसे कि औरतें घेर कर खड़ी हो गई हैं लीकर शॉप्स के, शराब की दुकानों के आगे कि भाई शराब मत पियो, ये बर्बाद कर देती है, इस तरीके का परसुएट करने, है ना। गुंटूर आंध्र प्रदेश में क्या हुआ? ट्राइबल्स और पुअर पीजेंट्स जो है उन्होंने स्टेज नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह, तो फॉरेस्ट सत्याग्रह उन्होंने किए। समटाइम्स सेंडिंग देयर कैटल इनटू फॉरेस्ट विदाउट पेइंग ग्रेजिंग फी, तो मतलब चराने वाली जो फीस होती है वो दिए बिना अपने जो कैटल्स यानी कि जानवरों को वहाँ पर जंगलों में भेज दिया चरने के लिए। दे वर प्रोटेस्टिंग बिकॉज द कॉलोनियल स्टेट हैड रिस्ट्रिक्टेड देयर यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन वेरियस वेज। अब क्योंकि जो ट्राइबल्स थे उनको फॉरेस्ट रिसोर्सेज नहीं इस्तेमाल करने दे रही थी अंग्रेजी सरकार, बहुत परेशान हो रखे थे वो लोग। वो बिलीव करते थे कि जब गांधी जी जो हैं वुड गेट देयर टैक्सेस रिड्यूस्ड एंड हैव द फॉरेस्ट रेगुलेशंस अबॉलिश, तो वो उनका ये था कि गांधी जी जो है उनके टैक्स कम करवा देंगे, और ये जो फॉरेस्ट के रेगुलेशंस हैं, यानी कि ये जो जंगलों में आने जाने नहीं दिया जाता, ये सब हटवा देंगे गांधी जी। पीजेंट्स यानी कि किसान जो है वो प्रोक्लेम कर रहे थे कि स्वराज जो होगा वो गांधी राज आएगा, कि मतलब ये अंग्रेज़ चले जाएंगे और गांधी राज अब देश में इस्टेब्लिश हो जाएगा। सिंध जो कि अब पाकिस्तान में है, मुस्लिम ट्रेडर्स और पीजेंट्स काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक थे, काफ़ी खुश थे खिलाफत कॉल के लिए कि भाई हमारे जो रिलीजियस लीडर हैं खलीफा, उनकी सुनी जाएगी। बंगाल में भी खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा कम्युनल यूनिटी मिली, मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों साथ मिलकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, और इससे नेशनल मूवमेंट भी काफ़ी आगे बढ़ा। पंजाब में अकाली एजिटेशन जो थी उसमें सिख सॉट टू रिमूव करप्ट महंत, जो करप्ट महंत थे, महंत जो गुरुद्वारों का वो करते हैं ना, देख रेख करते हैं, गुरुद्वारों के फंक्शनरीज होते हैं, वो काफ़ी करप्ट हो गए थे, है ना, करप्ट मतलब पैसा वगैरह इधर उधर करने लगे इस तरह से, तो उनको हटाने की भी बातें की गई इसी मूवमेंट के दौरान। सपोर्टेड बाय ब्रिटिश फ्रॉम देयर गुरुद्वारास, क्योंकि महंत को ये ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे। दिस मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाई विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, तो इसको भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ ही रिकॉग्नाइज किया गया। असम में जो टी लेबरर्स थे वो शाउट कर रहे थे कि गांधी महाराज की जय, डिमांडिंग अ बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस, तो वो अपने
सैलरी बढ़वाना चाहते थे और नारे लगाते थे गांधी महाराज की जय। दे लेफ्ट, उन्होंने जो ब्रिटिश ओन्ड प्लांटेशन थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के प्लांटेशन थे उनको छोड़ करके वो चले गए और कहने लगे कि जैसा गांधी जी कहेंगे हम तो वैसा ही करेंगे। इंटरेस्टिंगली इन द असमीज वैष्णवा सॉन्ग्स ऑफ द पीरियड द रेफरेंस टू कृष्ण वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय गांधी राजा। तो मतलब वहाँ पे जो असम में कृष्ण के लिए जो गाने गाए जाते थे, अब उनकी जगह गांधी राजा का नाम यूज़ किया जाने लगा था उस समय पर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर। तो लोग देखिए किस तरीके से इंसान को भगवान बना देते हैं। हाँ, तो अब आगे आता है इसमें द पीपल्स महात्मा। अब महात्मा गांधी तो लोगों के महात्मा बन गए थे। वी कैन सी फ्रॉम द अबव दैट समटाइम्स पीपल थॉट ऑफ गांधी जी एज अ काइंड ऑफ मसीहा, कि भाई गांधी जी तो कोई मसीहा है, एज समवन हु कुड हेल्प देम ओवरकम देयर मिजरी एंड पॉवर्टी। तो लोगों को लगता था कि भाई ये तो ऐसे कोई शायद कोई भगवान है और ये जो मिजरी है, जो हमारे दुख हैं, ये सारे के सारे दूर कर देंगे ये जो गांधी जी हैं। गांधी जी विश टू बिल्ड क्लास यूनिटी नॉट क्लास कॉन्फ्लिक्ट, येट पीजेंट कुड इमेजिन दैट ही वुड हेल्प देम इन देयर फाइट अगेंस्ट जमींदार एग्रीकल्चरल लेबरर्स, बिलीव ही वुड प्रोवाइड देम लैंड। तो गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहते थे, बट पीजेंट सोचते थे कि ज़मींदारों से लड़ने में गांधी जी हमारी मदद करेंगे, लैंडर्स लेबर सोचते थे कि हमें गांधी जी ज़मीन दिलवा देंगे। कई बार तो ऑर्डिनरी पीपल ने क्रिएट कर दी थी गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट्स। फॉर इंस्टेंट एट द एंड ऑफ अ पावरफुल मूवमेंट पीजेंट ऑफ प्रतापगढ़ ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस नाउ, जो कि अब उत्तर प्रदेश है, मैनेज टू स्टॉप इलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट्स, बट दे फेल्ट इट वॉज गांधी जी हु हैड वॉन दिस डिमांड फॉर देम। तो मतलब कई बार लोगों ने खुद भी जो काम किए, यूपी में एक एरिया था प्रतापगढ़, उन लोगों ने इलीगल एविक्शन मतलब ज़बरदस्ती उनको लैंड से हटाया जा रहा था और वो मतलब रोक दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो गांधी जी ने करवाया है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर ट्राइबल पीजेंट जो है काफ़ी सारे काम करते थे जो गांधी जी के आइडियाज़ से काफ़ी अलग होते थे या फिर काफ़ी हटके होते थे। तो गांधी जी के नाम पर काफ़ी सारे काम लोगों ने किए। जैसे कि अब ये इमेज देखिए, पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ महात्मा गांधी की, भाई उनको कृष्ण से देखिए अर्जुन हैं, अर्जुन के सारथी कृष्ण है। यहाँ पर देखिए ये जवाहरलाल नेहरू झंडा लेकर के खड़े हुए हैं, ये बाकी सारे हमारे लीडर्स हैं, है ना। तो ये देखिए सुभाष चंद्र बोस हैं, ये आगे आर्मी की यूनिफॉर्म में चल रहे हैं। तो इस तरीके से लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे लीडर्स को। आगे देखते हैं हैपनिंग्स ऑफ 1922 एंड 1929। तो 1921 से पहले जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये हमने देख लिया। 1922 1929 में क्या क्या हो रहा था। महात्मा गांधी, जैसे कि आपको समझ में आया, वो वायलेंस के बिल्कुल अगेंस्ट थे और ही अब एब्रप्टली उन्होंने एकदम से कॉल ऑफ कर लिया, मतलब उन्होंने कह दिया अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि 1922 फरवरी में ना क्या हुआ था, क्राउड ऑफ पीजेंट्स सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा। तो यूपी का एक छोटा सा इलाका है चौरी चौरा के नाम से। तो 1922 में जो पीजेंट्स थे यानी कि जो किसान थे, उन्होंने क्या किया, किसान ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। अब ये इतनी वायलेंस की जो घटना थी, अब इसको देख करके गांधी जी ने ये मूवमेंट पूरा का पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया कि हम नहीं कर रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया है। 22 पुलिसमैन जो हैं उस दिन मर गए थे वहाँ पर जल करके पुलिस स्टेशन में। पीजेंट्स वर प्रोवोक्ड बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन देयर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। अब पीजेंट्स को, किसान को गुस्सा इसलिए आ गया था क्योंकि पुलिस ने जो पीसफुल प्रोसेशन जो वो रैली निकाल रहे थे उस पर पुलिस ने क्या किया था, गोली चला दी थी। अब लोगों को गुस्सा आया, उन्होंने पुलिस स्टेशन जला दिया। अब इस बात से गांधी जी ने पूरा का पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही वापस ले लिया था। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो ओवर हो गया, तो गांधी जी के फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए दैट द कांग्रेस मस्ट अंडरटेक कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द रूरल एरियाज। तो भाई अब गाँव के इलाकों में अब कांग्रेस को जाकर के काम करना चाहिए। दूसरे लीडर्स जैसे कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि पार्टी should fight elections to the council and enter them in order to influence government policy। तो 1922 के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। तो कांग्रेस के काफ़ी सारे लोग तो कंस्ट्रक्टिव वर्क में यानी कि गांव में जाकर के लोगों को समझाने में, है ना, अच्छे काम करने में लग गए थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, CR दास, मोतीलाल नेहरू जैसे जो लीडर्स थे वो ये कहने लगे थे कि पहले हमने काउंसिल्स वगैरह छोड़ दिए, दोबारा से हमें इलेक्शन लड़के काउंसिल्स में जाना चाहिए। Through sincere social work in villages in the mid-1920s, the Gandhians were able to extend their support base। अब उन्होंने, क्योंकि गांव में
गांधीयन ने, गांधी जी की आइडियोलॉजीज को मानने वाले लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया था गांव में, तो काफ़ी सपोर्ट बेस उनका बढ़ गया था। दिस प्रूव टू बी वेरी यूजफुल इन लॉन्चिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930। अब उन्होंने जो गांव में इतने अच्छे अच्छे काम किए थे, तो 1930 के टाइम पर जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देखिए 1921 के टाइम पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, फिर 1930 के टाइम पर हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखिए नॉन कॉपरेशन में क्या था कि सरकार के साथ हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप जो कहोगे हम वो आपकी बात मानेंगे नहीं। 1930 में जो सिविल डिसओबीडियंस किया था ना, वो तो डिसओबे था, मतलब अगर आप कहोगे कि टैक्स पे करो, हम कहेंगे हम टैक्स पे नहीं करेंगे, आप जो रूल बनाओगे हम उस रूल को तोड़ेंगे। ये था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जैसे कि सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया था। फिर आगे 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई थी मिड 1920s के टाइम पर, वो थी एक फॉर्मेशन ऑफ आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। 1920s मिड 1920s 1925 के टाइम पर आरएसएस बना था, जो कि एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी इसी टाइम पर मिड 1920s के टाइम पर ही बनाई गई थी। ये पार्टीज जो थी, इनके काफ़ी डिफरेंट आइडियाज़ थे कि इंडिया जो है एज अ कंट्री वो कैसा होगा। आरएसएस हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होगा, इनका जो व्यू था वो कांग्रेस से काफ़ी अलग था। इनके व्यू में फाइंड आउट अबाउट देयर आइडियाज़ विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अच्छा, इनके आइडियाज़ के बारे में आपको बुक में नहीं बताया गया है, तो हम आगे ही देख लेते हैं, कभी बात करेंगे इसके बारे में भी। अलग आइडियोलॉजीज थी इनकी कांग्रेस से काफ़ी ज़्यादा। ये लोग जो है मतलब आरएसएस का जो मेन व्यू था वो था एक हिंदू राष्ट्र बनाना, तो इसमें नहीं बताया गया बुक में। अभी देखिए चित्तरंजन दास की आपको फ़ोटो दिखाई गई है, इसमें बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर थे ये बंगाल में, और एक लॉयर थे, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया था। अब रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट जैसे कि भगत सिंह वॉज टू एक्टिव इन दिस पीरियड। तो मिड 1920s के टाइम पर जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी ना, वो भी हमारे देश में काफ़ी हो रही थी, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऐसे सडनली वापस ले लिया गया था, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि भाई एक मतलब क्या करें हम लोग, अंग्रेज़ों के खिलाफ कैसे लड़े। एकदम से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस चला गया, तो जो यंग लोग थे ना, अब उन्होंने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की, भाई सरकार पर अटैक करो, वायलेंस का सहारा लेकर के काम करना शुरू करा था। डेमोन्स्ट्रेटर अपोज द साइमन कमीशन, तो साइमन गो बैक। साइमन कमीशन क्या थी? 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लैंड में डिसाइड किया कि भाई एक कमीशन भेजी जाए, साइमन कमीशन, और वो इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, कि भाई आगे सालों में इंडिया में क्या होने वाला है वो डिसाइड करेगी। कौन? साइमन कमीशन। कमीशन में कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, मतलब इंडिया का क्या फ्यूचर होगा, इंडिया में क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्या कानून होंगे, ये सारा का सारा बनाने के लिए कमेटी बिठाई गई, और उस कमेटी में कोई भी इंडियन नहीं था। उन्होंने कहा कि इंडियन से ये काम हो ही नहीं पाएगा। अब इससे क्या हुआ, इंडिया में आउटरेज आ गया, इंडिया के लोगों को बहुत गुस्सा आया कि भाई अब आप हम लोग को इनकेपेबल समझ रहे हो। तो सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, ऑलमोस्ट सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका बॉयकॉट किया था। कैसे? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। जब साइमन कमीशन इंडिया आई थी तो हर जगह इनको ब्लैक फ्लैग से इनका स्वागत हुआ था। द डेकेड क्लोज्ड विद द कांग्रेस रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज द कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो अब इन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट के बारे में इसमें नहीं है अभी, तो जब ये साइमन कमीशन आया था तो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कतें हो गई थी कि भाई ये लोग हमें क्या समझ रहे हैं। तो कांग्रेस ने, और स्पेशली कांग्रेस के जो यंग लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी कि भाई अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, आप हमारे देश से पूरी तरीके से बाहर चले जाओ। 1929 में जो है जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में। अभी देखिए भगत सिंह की फ़ोटो है। इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर, इनकलाब जिंदाबाद। तो जब इन्होंने असेंबली में बम फेंका था तो किसी को मारने के लिए नहीं फेंका था, इन्होंने कहा था कि एक तेज़ आवाज़ की ज़रूरत होती है ताकि बहरे लोगों को सुनाई पड़ सके। बहरे कौन थे यहाँ पे? अंग्रेजी सरकार। तो रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट सच एज भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव एंड अदर्स वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल एंड द रिच एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस थ्रू अ रिवॉल्यूशन ऑफ वर्कर्स इन प्रिजन्स। तो ये जो भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु है ना, ये जो लीडर, ये जो नेता थे, ये चाहते थे कि जो कॉलोनियल रूल है, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करे। कौन? अमीर लोग नहीं, बल्कि जो वर्कर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करें। इस पर्पज़ के लिए इन्होंने फाउंड किया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। कब? 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इन्होंने HSRA बनाया था। ऑन 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह, आज़ाद, राजगुरु असैसिनेटेड सॉन्डर्स। तो सॉन्डर्स एक पुलिसमैन था अंग्रेज़ों का, उसको इसने असैसिनेट कर दिया था, मतलब उसको मार दिया था, क्योंकि उन्होंने सॉन्डर्स ने लाठी चार्ज किया था, और जिसकी वजह से लाल
लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी लाठीचार्ज की वजह से, मतलब लाठीचार्ज के बाद वो उनकी डेथ हो गई थी हॉस्पिटल में, लाला लाजपत राय की। और इसके लिए इन्होंने भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु ने असैसिनेट कर दिया था, मार दिया था उस पुलिस ऑफिसर को जिसने लाठियाँ मारी थी लाला लाजपत राय को। ऑन अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड बीके दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बीके दत्त और भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उन्होंने कहा था कि हमें बहरों को सुनाना है, कुछ किसी को मारना नहीं है। और इसी के लिए इनको भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर कॉन्स्पिरेसी के केस में फांसी हो गई थी। और भगत सिंह की उस समय एज थी सिर्फ 23 जब उनको फांसी हो गई थी। और इनका पता है सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज था, जैसे कि हमारे देश के जो नेता थे वो धर्म के नाम पर लड़ते रहते थे ना, ये था कि भाई धर्म के नाम पर हमें नहीं लड़ना है, हमें सब धर्मों को साथ में लेकर के एक सेक्युलर देश बनाना है, ये इनका विजन था। तो ये जो आगे का चैप्टर है ना, मार्च टू दांडी, फिर ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ना, वीडियो तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा नहीं आया कुछ फिर करने के लिए ना, मार्च टू दांडी और थोड़ा बहुत सुभाष चंद्र बोस के बारे में लास्ट में इसमें बताया गया है। तो अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।